हेलो। देखिए, आज मैं नरेशन शुरू करने जा रहा हूँ। ये नरेशन जो है कि आप लोगों को, इस नरेशन का मतलब होता है कथन। तो आज शुरू कर रहा हूँ, जिसका मेन बेस आज दे रहा हूँ, इस एपिसोड में मेन बेस दे रहा हूँ। और ये नरेशन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश पूछे जाते हैं, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, मोडल्स है, ये सब आते हैं। किस रूप में आते हैं? कॉमन एरर्स में सब आते हैं, वो मैं दे रहा हूँ। और जो भी ग्रामर दिया हूँ सब उसी बेस पर, लेकिन अब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स के हिसाब से सब दूंगा, जो कि आज मैं दे रहा हूँ। इस एपिसोड से शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि जो भी इसके पहले जो मैंने ग्रामर पढ़ाया है उसको देखिएगा आप। कॉमन एरर में अगर उसको स्टडी कर लीजिए तो कॉमन एरर को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या कॉमन का जो भी आंसर है, उसको जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो नरेशन जो है, जिसको कहते हैं कथन, वॉइस का मतलब भी वाच्य है, बात कहने की मतलब है कि हर इंसान अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से किसी बात को, एक ही बात को अपने अपने ढंग से लोग कहता है, लेकिन मतलब अर्थ सबका एक ही निकलता है। जैसे कि देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। कहने का दो तरीका हुआ, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही निकलेगा, एक ही निकलता है कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है या मैं पत्र लिखता हूँ। तो आपको किस में हो गया? वॉइस में हो गया। उसी तरह नरेशन में, जो कि मैं अभी दिया हूँ, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, अभी आज परिचय दे रहा हूँ। और इस एपिसोड को आप ध्यान से स्टडी अगर कर समझ लीजिएगा तो आपको इसके आगे का स्टेप को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और रही बात कि मैंने कह दिया, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ एग्रीमेंट है, जिसको सिंटेक्स कहते हैं, मोडल्स, डिटरमाइनर्स, नॉन फाइनाइट्स, वॉइस, नरेशन, करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स, सेंटेंस लिंकर्स, इसको स्टडी कर लेते हैं तो आप आसानी से अपने कॉमन एरर, और हर एग्ज़ाम में कॉमन एरर, यानी कि जिस एग्ज़ाम में जो है कि इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके साथ ही जो 6, 7, 8, 9, 10 इंटर बी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सोना में सुहागा है। उनको वो भी बेहतर स्टडी कर सकते हैं। और मैं कितना इजी ट्रिक में मैं आपको नरेशन बनवाऊँगा, दो तरीके से बनवाऊँगा। नरेशन में दो तरीके से बनवाऊँगा, एक जो इसका स्ट्रक्चर, एक जो रूल्स है उसके हिसाब से, और एक तरह से कि आपको ट्रांसलेट करके उसको चेंज कराऊँगा। ये इसके बाद वाली वीडियो में दूँगा, जो कि मैं खुद नरेशन जब पढ़ा सीखा था तो मैंने ट्रांसलेट करके सीखा था, लेकिन आज स्टूडेंट को मैं देता हूं तो उनको स्ट्रक्चर पर देना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो उसका ट्रांसलेट करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो खैर देखिए, अब मैं शुरू करता हूं इसको आगे। कि नरेशन यानी कथन, इसमें तीन व्यक्ति आते हैं। तीन कैसे आते हैं? तो पहले नरेशन कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशंस आर देयर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मीन्स स्पीच मैंने बात, डायरेक्ट जो फर्स्ट पर्सन यानी कहने वाला, स्पीकर, अपनी बात को किसी तीसरे से कहना चाहता है और तीसरा नहीं मिला, यानी जो स्पीकर अपनी बात को कह दिया, तो स्पीकर जो बात कहता है वो डायरेक्ट हो गया, सीधी अब बात अपने कह दी, डायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट बात, सीधी बात हो गई। और उसी स्पीकर की बात को कोई दूसरा व्यक्ति तीसरे से कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्पीकर की बात को कोई दूसरा व्यक्ति तीसरे से कहता है तो वो इनडायरेक्ट में चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया कि मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपको नरेशन सिखाऊंगा कि आपको उस चक्कर में पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैं राम से मिलने गया, मैं गया राम से मिलने, राम घर पे नहीं था, वहाँ श्याम मिल गया। मुझे राम से कुछ बात थी कि कोई काम थी, तो राम नहीं मिला, वहाँ श्याम उसका दोस्त या उसका भाई, सपोज राम का भाई श्याम वक्त था दरवाजे पर खड़ा। तो श्याम ने कहा, क्या सर क्या बात है? तो मैंने श्याम से कहा कि मैं राम से मिलना चाहता हूँ, कुछ बात कहनी है। तो ठीक है सर, आप कह दीजिए मुझे, जब राम आएगा तो मैं बता दूंगा। तो राम मेरे कोचिंग में पढ़ता है, तो मुझे कहना था कि राम, मैं आज या कल क्लास नहीं लूँगा, यही कहनी थी, मत आना पढ़ने।
तो शाम कहा कि ठीक है, जो बात कहनी है राम को मुझे कह दीजिए, मैं राम आएगा, कहीं गया है या स्कूल गया है, बाजार गया, कुछ कहीं गया है, आएगा तो मैं राम से बता दूंगा। तो मैंने शाम से कहा कि कह देना कि मैं क्लास नहीं लूँगा, नहीं पढ़ाऊँगा, कह के मैं चला आया। तो मैंने जो श्याम से बात कही, जो मैंने श्याम से बात कही वो डायरेक्ट बात हो गई, क्योंकि स्पीकर डायरेक्ट बात किया है, वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। और जब राम आया तो श्याम कहता है, ए राम भाई, सर आए थे, विगन सर आए थे। क्यों आए थे भाई? तो राम पूछता क्यों आए थे? तो आए थे कहने के लिए कि आज वो क्लास नहीं लेंगे, आज वो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं करके बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो श्याम ने कहा कि वो ही नहीं पढ़ाएंगे। तो वे किसके लिए आया? मेरे लिए आया। तो मेरी बातों को श्याम ने तीसरे यानी राम से कहा। तो जो श्याम ने मेरी बात को राम तक पहुंचा, वो इनडायरेक्ट में गया, डायरेक्ट मेरी तरफ से राम के पास नहीं गया, श्याम के माध्यम से गया। तो जो श्याम कहा क्या कि विगन सर यानी वे आज नहीं पढ़ाएंगे। जो श्याम ने कहा मेरी बात को वो इनडायरेक्ट हो गई, और जो मैंने कहा श्याम से वो डायरेक्ट हो गई। तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उसने बोला वे नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो चेंज हुआ मैं का वे, यानी यहाँ तो वह होगा, तो वह तो कह सकते नहीं। रेस्पेक्टेड पर्सन, रेस्पेक्टेड पोस्ट को आप सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में बोलना पड़ता है। जैसे पिताजी आता है, क्या ऐसा बोल सकते हैं जो कि पिताजी सिंगुलर नंबर है? नहीं, क्या कहेंगे? पिताजी आज हाँ आते हैं, आए हैं। सर पढ़ाता है बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं? क्या बोलिएगा? सर पढ़ाता है बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं? क्या एक क्लास में कितने टीचर होते हैं? एक ही टीचर होते हैं। तो कुछ रिस्पेक्टेबल ऐसे पद पोस्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हुए भी हमको प्लूरल में बोलना पड़ता है, ड्यू टू ऑनर, ड्यू टू रिस्पेक्ट। प्रतिष्ठा के हिसाब से, आदर के हिसाब से सिंगुलर को भी हमको प्लूरल में बोलना पड़ता है। जैसे कि वे शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, दोनों में वे आया, दोनों में शिक्षक आया, और दोनों में हैं आया। वे शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं। तो एक जब आ जाए तो ही लगा दीजिए, ही इज ए टीचर, एक ही बात आ रही है। और वे शिक्षक है माने ज़्यादा जो खड़े हुए, यानी वे लोग, तो लोग से तो क्लियर हो जाएगा कि प्लूरल नंबर है, लेकिन यहाँ तो एक नहीं है, वे शिक्षक है, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। इस बात को फॉलो कीजिएगा। ये सब इंग्लिश में थोड़े मायने रखते हैं और हिंदी में बोलने का मतलब ये नहीं। अब गांधी जी महान थे तो सबको जानता है, जितने स्टूडेंट्स पढ़े लिखे या आप लोग पढ़े विद्वान लोग, कि थे का इंग्लिश वर, WERE होता है, WERE होता है। महात्मा गांधी महान थे, तो थे का मतलब क्या? महात्मा गांधी वी आर ग्रेट मैन लिखिएगा या महात्मा गांधी वी आर ग्रेट लिखिएगा। तो वी आर कब लगाते हैं? जब प्लूरल की बात होती है, बहुवचन की बात होती है। लेकिन महात्मा गांधी सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर एक पर्सन की बात हो रही है। तो रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, इसलिए वहाँ थे का इंग्लिश यहाँ वाज ही लिखेंगे, ड्यू टू महात्मा गांधी, क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल और सिंगुलर नंबर में है। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट, एक महान व्यक्ति थे। ही वाज ए ग्रेट मैन, जबकि थे लगा हुआ है। मैं इसलिए क्या कहते हैं, इस ट्रिक को दे रहा हूँ, इस पॉइंट को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि आई एम ऑल्सो टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं ये सब कमियाँ भी स्टूडेंट्स में देखता हूँ। देखते हैं थे लगा है, बस वेयर लगा दिए। देखते हैं वे एक शिक्षक हैं, वे देखते हैं दे आर ए टीचर लिख दिए। अरे भाई, तो दे तो प्लूरल नंबर ना है, बहुवचन है, लेकिन आपका सेंटेंस वाक्य कह रहा है कि एक शिक्षक है। तो एक का तो दे का सिंगुलर क्या होता है? ही से इट होता है। उस सेंस में आपको कन्वर्ट करना है। ऐसा कन्वर्ट करके आप देखिए तो आपको इंग्लिश कैसे इजी हो जाती है। ये भी ट्रिकी आइटम्स है। जैसे कि मैंने कितने विद्यार्थियों को पाता हूँ, यह किसान है, बना दिया दिस इज फार्मर। यह एक किसान है, बना दिया दिस इज ए फार्मर।
मैंने खुद कॉपी चेक किया, पढ़ाता हूँ ट्यूशन कोचिंग भी अपना खुद। अरे भाई, यह किसान है तुमने बनाया दिस इज फार्मर, और यह एक किसान है बना दिया दिस इज ए फार्मर, बट वाई? तो सर मैंने पूछा भाई तुमने यहाँ आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, दिस इज फार्मर ही लिख दिया? तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है यह किसान है, एक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लगा दिया। नहीं लगाया ये, कहा नहीं सुनो, हिंदी में आप एक लिखिए या नहीं लिखिए, अगर वाक्य कहता है कि यहाँ एक व्यक्ति एक वस्तु किसी एक का बोध हो रहा है, किसी एक की बात हो रही है, तो इंग्लिश में आपको ए या एन एक का इंग्लिश देना है, तब आपका कॉमन एरर सही होगा या आपका सेंटेंस सही होगा। नहीं तो आप कहिएगा सर ए एन कहीं गलती हो गई, आपने क्रॉस कर दिया, नंबर काट दिया, 2 नंबर 1 नंबर काट लिया आप। अरे भाई जब ये देखनी है तो जाओ कॉमन एरर में, वहाँ पता लगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ लेटर्स, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सिंगल लेटर्स। कहने का मतलब दिन हर्षाई से लिखते हैं मीन्स डे, और दीन दीर्घाई से लिखते हैं मतलब क्या, बहुत अति गरीब। एक बात और आप लोग क्लू दे रहा हूँ, परीक्षा 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 हर्षाई से लिखिए और परीक्षा दीर्घाई से लिखिए। तो आप जितने वीडियो देखिएगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो परीक्षा हर्षाई से लिखे उसका मतलब, अब परीक्षा दीर्घाई से लिखे उसका मतलब, तो परीक्षा जो दीर्घाई से लिखे हैं उसका मतलब एग्ज़ाम, इम्तिहान एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन का एग्ज़ाम दे या स्कूलिंग एग्ज़ाम दे, उसको प र में दीर्घाई री, वो हुआ एग्ज़ाम। और प र में दीर्घ हर्षाई री छोटी, जिसको हर्षाई कहते हैं, उस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। जैसे आपने अपने कॉपी में लिख दिया मैं परीक्षा दे रहा हूँ, तो परीक्षा में लगा दिया आपने हर्षाई, तो आपने तो सोचा कि सर ये लिखा हूँ कि मैं परीक्षा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन आप परीक्षा का शब्द क्या लिखे हैं, हर्षाई से लिखे हैं, तो क्या आप कीचड़ दे रहे हैं? तो जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस परीक्षा में आपको दीर्घाई लगाना पड़ेगा, तब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसी तरह से देयर आर सो मैनी वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, जिसको बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इन सारी बातों को आप कमांड करते हैं तो अब जाकर आपका इंग्लिश शुद्ध करेक्ट कंप्लीट होगा। टेंस वॉइस नरेशन पढ़ने का मतलब इंग्लिश आपको आगे वो नहीं होता है। इन सारी बातों को वे शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, यह किसान है, यह एक किसान है, परीक्षा मैं परीक्षा दे रहा हूँ हर्षाई से, अब दीर्घाई से परीक्षा दे रहा हूँ, इन सारी बातों को आपको इस तरह से आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कीजिएगा तो नरेशन ईजी है। स्ट्रक्चर पर जाइएगा तो मेरे कई एपिसोड को देखने पड़ेंगे तब आपको, तो मैं चाहता हूँ ईजी वे में आपको इसको नरेशन सिखा दूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस का हिंदी बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी बातों को राम से कहने गया, कहा श्याम से कि मैं ना आज क्लास नहीं लूँगा, तो श्याम ने मेरी बात को कहा कि वे क्लास नहीं लेंगे। तो मैं बोला लेकिन श्याम ने वे बोला, यानी वह क्लास। तो मैं के बदले वह क्यों आया, आई के बदले ही आया रहा है। ऐसा ट्रांसलेट कीजिएगा तो नरेशन इज़ वेरी वेरी इजी। बट लेकिन आपको मेरे एपिसोड को देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पॉइंट पर आते हैं। आज स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो रूल्स बोर्ड पर है, ये आपको माइंड करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि मैं का वह और आई का ही कैसे। तो नरेशन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये जो लिखा हूँ ही सेज टू मी, डायरेक्ट की पहचान, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा बीच में और 2 सेंटेंसेस होंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, ये होगा डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर खुद कहता है। तो ही सेज टू मी जो पहला सेंटेंस है वो उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे आरवी। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको कहते हैं आरएस। अब देखिए वाई जो चलता है टेंस के ऊपर चलता है, हालांकि सेंटेंस उसमें भी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस और इंपरेटिव तक वॉइस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वॉइस नहीं। लेकिन नरेशन जो है कि पूरे 5 सेंटेंस में आता है। 5 सेंटेंस में तो असर्टिव, जिसको स्टेटमेंट कहते हैं,
डिक्लेरेटिव भी कहते हैं उसको। दूसरा क्वेश्चन इशू इंट्रोगेटिव कहते हैं। तीसरा इम्परेटिव जिसको कमांड कहते हैं। चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। इस पांचों में नरेशन आता है, टेंस में भी रहता है, विदाउट टेंस का भी रहता है। तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज असर्टिव। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों मिलकर असर्टिव बनता है। असर्टिव आपको स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, पोसेसिव केस, पीसी एंड ऑब्जेक्ट, ये चार्ट पूरे नरेशन में आपको आएंगे। बाकी चेंज होता रहेगा, ये चार्ट आपको पूरे नरेशन में आएंगे। तो इस चार्ट को जो फॉलो कर लिया उसको नरेशन उनको आ गई। और जिनको दिक्कत हो रहा है उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बशर्ते कि वीडियोज़ को देखते रहिएगा तो आपको नरेशन कोई मुश्किल नहीं होगी। ये थोड़ा लंबा खींचेगा। देखिए और बात यहाँ लिखा हुआ है क्या, मैं सेंटेंस का नाम लिख दिया हूँ कि किस किस सेंटेंस में नरेशन पढ़ना है, आपको पढ़ाई जाती है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जो क्वेश्चन होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो कमांड कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचों सेंटेंस पे आपको नरेशन पढ़ने हैं। और माइंड में कर लीजिए, ये कम्पिटिटिव लेवल चल रहा है जितने ग्रामर दिया हूँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन में या लिखता नहीं था, उसको डिस्क्रिप्शन में कि कम्पिटिटिव लेवल्स है। लेकिन अब मेरा डिस्क्रिप्शन आएगा कि ऑल द ग्रामर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कम्पिटिटिव लेवल चल रहा है, बेसिक से लेकर कॉम्पिटिशन तक। उसके बाद सेज दिया होगा अगर रिपोर्टिंग बार में, याद देखिए सेंटेंस से यहाँ लिखा हुआ है सेज दिया होगा तो हम कौन सा टेंस समझेंगे, प्रेजेंट टेंस। सेड दिया होगा कौन सा टेंस समझेंगे, पास्ट टेंस। शैल से, विल से लिखा होगा तो कौन सा टेंस समझेंगे, फ्यूचर टेंस। ये पूरे नरेशन के लिए है। यहाँ तक का जो मैं रूल्स लिखा हूँ, स्टार मार्क है, ये पूरे नरेशन के लिए है। अब आइए, मैं नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट असर्टिव सेंटेंस। नाउ पे अटेंशन, लिसन केयरफुली। सेज को हम सेज ही लिखते हैं। जब हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेज या सेज को से या सेज ही लिखेंगे, वो चेंज नहीं होगा। से टू होगा, अगर टू लग गया तो टेल लिखेंगे, और सेज टू हुआ तो हम टेल्स लिखेंगे। सैड को हम सैड ही लिखेंगे और सैड टू को हम टोल्ड लिखते हैं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा जो लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट लिखते हैं। दैट लिखकर, दैट इज कनेक्टर्स, सेंटेंस लिंकर्स, ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करके जोड़कर एक सेंटेंस बनाएगा। ऐसे आप जाने दैट मीन्स हुआ होता है, लेकिन दैट मीन्स हुआ तो जनरली है दैट जब दैट कनेक्टर्स बन जाता है तो दैट का मतलब जो या कि। मैं कहता हूँ कि, तो यहाँ पर दैट का मीनिंग चलेगा कि। ऐसे लिख भी देता हूँ दैट कि नहीं कि, हर सही कि वो कहते हैं कि आज नहीं पढ़ाएंगे। आगे, अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस का जो चार्ट दिया हूँ, सब्जेक्ट, पीसी, ऑब्जेक्ट, इसको आपको कन्फर्म माइंड में याद रख लेना पड़ेगा अगर अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से और कम समय में नरेशन सीखना है। और सीख कर किसी को टीच करना है, किसी को बताना है, क्योंकि हर घर में छोटे भाई बहन और बच्चे लोग हैं जो 1 क्लास से लेकर MBBS तक पढ़ते हैं। अगर हो सके कहीं आपको समझाना बताना पड़े, टीच करना पड़े, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, या वीडियोज़ में है। तो आई सब्जेक्ट है उसका, पीसी माई, ऑब्जेक्ट मी, वी, आवर, अस, फर्स्ट पर्सन। याद रखना पड़े फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। सेकेंड पर्सन यू, योर, यू, सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। और इसी पूरे का जो खेल चलेगा आपको, जितना मैंने सेंटेंस लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, सब में इनका खेल चलेगा। और किस स्ट्रक्चर पर चलेगा, उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, SON, S फॉर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। जो थर्ड पर्सन जो यहाँ लिखा हुआ है, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनका एक चेंज नहीं होंगे, या जैसे को तैसे लिख देंगे आप।
सेकेंड पर्सन अगर आता है तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज कीजिएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि ऑब्जेक्ट आपको क्या है यहाँ पर, मी है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और से क्या है, सेज क्या है, ये आपको वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। तो ये चार्ट याद रखना है आपको, और जो चीज़ बोर्ड पर मैं लिखा हूँ नेक्स्ट याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप इसको एग्जाम्पल के साथ और इस स्ट्रक्चर पर ले चलूँगा, स्ट्रक्चर पर भी ले चलूँगा, और मैं हिंदी टू इंग्लिश कैसे, जैसे कि मैंने कहा, मैं कहता हूँ, तो वहाँ कर श्याम क्या कहता है कि वह कहते हैं, तो मैं का वह कैसे हुआ, ये भी मैं इस सिस्टम से भी सिखा दूंगा, ताकि आपको इस पर आधारित नहीं होना पड़े, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। SON 123, फर्स्ट पर्सन इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, वो इट इज रहता है, इट इज रहता है। तो इतनी बातें को आपको गहन अध्ययन कर लेनी है, और नेक्स्ट वीडियोज में मैं अब इसको एग्जाम्पल पर लेकर चलूँगा, और एसर्टिव सेंटेंस के लिए हमको 2 एपिसोड बनाने पड़ेंगे, या करीब कम से कम 1 घंटे की क्लास होगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियोज में देने जा रहा हूँ। आज तक नरेशन का इंट्रोडक्शन, जो मैं मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है, इसको सुनकर, और जो बोर्ड पर है इसको खासकर इसको याद रखना पड़ेगा, कौन किस में चेंज करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, ये मैंने रूल्स है, ये असर्टिव सेंटेंस का है, इसको याद रखना, क्योंकि इंट्रोगेटिव ये सब में सब चेंज होता रहेगा, सब चेंज होता रहेगा, बाकी ये नहीं चेंज होगा, और आपको SON चेंज नहीं होगा। ये दोनों पर्सनल प्रोनाउंस और SON 123 ये आपको पूरे नरेशन में लेके चलेगा आपको, चाहे वो नरेशन प्रेजेंट का हो, नरेशन पास्ट का हो, या नरेशन वो फ्यूचर का हो। इसलिए फुल कमांड इस पर होगा। तो ठीक इसके नेक्स्ट वीडियोज में ये आपको चेंज करना सिखाऊंगा, और ख़ुद मैं आपसे कमेंट्स में पूछूंगा क्या आपने फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो नहीं हो रहा है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कमेंट्स में लिखिए कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहते हैं कि देखिए कि दो चीज़ें ऐसी है जो बिना उद्यम, बिना परिश्रम, बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। 2 चीज़ें ऐसी है, पूछिए आप कौन सी चीज़? विद्या और धन। विद्या और धन, इस पर कवि दोहा भी है, जो 6, 7, 8, 9, 10 इंटर में पढ़े होइएगा हिंदी में। विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिन डुलाए ना मिले जे पंखा के पवन। कि विद्या और धन बिना उद्यम के, उद्यम मतलब परिश्रम, कार्य, मेहनत, कि विद्या और धन यानी ज्ञान और धन बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के प्राप्त नहीं हो सकते दुनिया में किसी को। कैसे? कि बिन डुलाए ना मिले, बिना जेब पंखा के पवन। पंखा को बिना डुलाए क्या आपको पवन हवा मिल सकती है क्या? इज इट पॉसिबल है और नॉट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। आपके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, अगर आप उसको उठाकर अपने हाथ से अपने मुंह में नहीं डालिएगा तो खा लीजिएगा। यानी कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म तो करना पड़ेगा, जब भी कुछ प्राप्त हो सकता है या हो सकती है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता किसी को। ये कर्म भूमि है, ये धरती जो है ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ेगा। जो कि महाभारत में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहे थे, अर्जुन तुम युद्ध क्षेत्र में कर्म करने, क्या कौन सा कर्म करने आए हो? युद्ध लड़ने आए हो। ये जितने तुम कह रहे हो मेरे दादा है, ताऊ है, नाना है, मामा है, इनके गोद में मैंने खेला हूँ, मैं कैसे इन पर तीर चलाऊँ? मेरा हाथ काँप रहा है भूकंप की तरह। तब अर्जुन क्या कहते हैं? यहाँ तुम्हारा कर्म कहता है तुम युद्ध करो, तुम्हारा धर्म कहता है, क्योंकि तुम जिस कर्म के लिए आए हो कर्म करो। परिणाम की इच्छा मत करो फल की, इसका क्या परिणाम मिलेगा। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना,
अपना सारा वक्त किस पर देना, पढ़ाई पर देना, परिणाम की इच्छा नहीं करना। जब सही से कर्म करेंगे, ईमानदारी से कर्म करेंगे, लगन से कर्म करेंगे तो मुझे ज़रूर उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। और नहीं पढ़े लिखे, अब 2 पैसे कमाने हैं, अब कमाए नहीं जाइएगा, वहाँ मेहनत नहीं कीजिएगा तो पैसे आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो कर्म तो करना पड़ेगा। जो कहावत ही है, कर्म प्रधान विश्व कही राखा। विश्व में क्या प्रधान है? कर्म। बिना कर्म के ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो। एक रंक भिखारी भी है, उसको भिक्षा कोई जाकर उस घर पे नहीं पहुंचाता, नहीं पहुंचाएंगे, भिखारी खुद चल के दरवाजे पर आना पड़ेगा। जैसे कुआं कहीं और है, प्यास मुझे लगी है तो मैं इतना बड़ा हो जाए कुछ, कुआं चल कर नहीं आएगा, कुएं के पास मुझे जाना पड़ेगा और बाल्टी से पानी निकाल कर पीना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। ये कर्म करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, ये थोड़ा मोटिवेशनल दे दिया। और रही बात, इसको कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए किस तरह से मैं आपको क्या कहता हूँ, नरेशन विद इन 1-2 वीडियोज़ सिखा देता हूँ, ताकि आप भी किसी को टीच कर सकते हैं या कोई भी कंपटीशन में इसका जवाब दे सकते हैं। विश यू गुड लक। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि व्यूअर्स कम, जैसे कि बहुत लोग कम इसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मेरा कर्म है, मेरा कर्म की बात ही, मेरा कर्म जो कर रहा हूँ, परिणाम फल तो ऊपर वाले के हाथ में। सही कर्म करूँगा तो सही परिणाम अच्छे ही मिलेंगे ही। लगाइएगा पेड़ आम का तो आम ही खाएंगे ना। हाँ, लगाएंगे पेड़ बबूल का तो क्या आम मिलेगा? कांटे मिलेंगे। ठीक है, विश यू गुड लक।